हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो द यूपीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं और पूरे डिस्कशन के साथ हम लोग एक एक आंसर की को देखने वाले हैं। तो एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ था ये आप एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ था ये 17 दिसंबर को अभी कंडक्ट हुआ है, जस्ट 3 दिन पहले। और हम लोग जो है वेट कर रहे थे एक ऑफिशियल आंसर की का, क्योंकि आंसर की तो हम लोग लेकर आ जाएंगे, खोज कर लेकर आ जाएंगे, लेकिन जो एक सटीक आंसर की होगा वो ऑफिशियल ही हो सकता है। और ये जो सेट है ये सेट नंबर है आपका, सेट जो है ये ए है। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहें कि ये कौन सा सेट है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि सेट नंबर ए है। और आपको आंसर की भी दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर या फिर आप वेबसाइट से www.mppsc.mp.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक प्रश्न का जो है एक सटीक उत्तर क्या हो सकता है और कौन से प्रश्न है जिसे कि अभी मतलब कि कंफ्यूजन है, जिस प्रश्न पर अभी मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजन है कि आयोग जो आंसर दिया है वो अलग है और जो एक अभ्यर्थी जानता है वो अलग है। अभ्यर्थी जहाँ कहीं पढ़ा है तो वो अलग आपको दिखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और जो प्रश्न था वो इजी टू मॉडरेट ही रहा है जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है, क्योंकि उतना हार्ड एक नहीं हुआ है। यदि आप इसे कंपेयर करें बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो जो 69 अभी बीपीएससी हुआ है तो उसमें एक हार्ड प्रश्न आपको देखने को मिला है। हार्ड टू जो बोला जा सकता है कि मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो उसके मुकाबले जो है एमपीपीएससी का जो है ये प्रश्न पत्र जो है मुझे थोड़ा हल्का लगा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा ये पेपर लगा और आपको कौन कौन से पेपर कितने हार्ड लगे हैं, कौन कौन से प्रश्न आपको हार्ड लगे हैं, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक और बात आपको बताऊं कि यदि आप ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो ये आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप ये भी बताएं कि इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपको जो फैक्ट्स हैं और जो वीडियोस हैं वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन सा जो है सबसे अच्छा तरीका और प्रोसेस है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने भी यही लगाया था, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरिगेशन, उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर जो सोइंग होता है, ठीक है, जुताई जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो होता है इरिगेशन होता है, उसके बाद फिर हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, मतलब कि फसलों को निकाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं, ये एक इजी प्रश्न था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न है हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। देखिए कैमेलिड्स को एक दर्जा देने के लिए, मतलब कैमल है ये 90 देशों में लगभग ये पाया जाता है, इसलिए इसको एक पहचान देने के लिए इस 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स बोला गया है यूएन की तरफ। यदि मैं बात करूं, देखिए आपको ये सब 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिए हुए हैं लगभग, तो आपको तीनों ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन ईयर है, उसको याद रखना जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन का जो है आपका 1945 है। ठीक है, एक जब ये स्टेब्लिश्ड हुआ था। यूनेस्को का जो है वो भी 1945 है। तो यहाँ पर दोनों का जो है ईयर सेम है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो है वो है 1948। तो इससे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी होगा। और आपको दूसरी बात कि आपको हेडक्वार्टर भी याद रखना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत सारे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट, ठीक है, ऑफ द इंडिया। तो देखिए टोटल जो वर्ल्ड में है, टोटल वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है। ठीक है, उसमें से जो 4 हैं वो इंडिया में है। ओके, तो यहाँ पर इन 4 के बारे में एक छोटा सा लिस्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए हिमालय जो है ये तो है, ठीक है, नैरो हिल नहीं है। ठीक है, सुंदर संडरलैंड जो है ये भी है, और वेस्टर्न घाट जो है ये भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 है। और जो चौथा है वो आपका पड़ता है आपका इंडो बर्मा का एरिया। ठीक है, तो आप ये 4 जो है ये एक हॉटस्पॉट है, नेशनल हॉटस्पॉट इंडिया का। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न ये रहा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। आप लोग सभी जानते हैं इसका आंसर आदित्य L1 हो जाएगा। ठीक है,
और यदि ये पूछा जाए कि आदित्य L1 को कौन से तारीख में लॉन्च किया गया था, तो ये जो तारीख था ये 2 सितंबर था 2023 इसी साल। और L1 का मतलब हो जाता है सिंपल लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो जीरो होता है, उसे लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा जो है न्यूट्रिशनल नेशनल प्रोग्राम जो है नहीं है। तो देखिए नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम ये तो है, ठीक है, और नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड द कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस ये भी है। ओके, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर द एनीमिया कंट्रोल ये भी है। लेकिन ये जो नेशनल और ओरल हेल्थ प्रोग्राम है ये जो है नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में नहीं आता है, ठीक है। और यदि मैं आपको बात करूं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरोसिस है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये बोन्स से रिलेटेड है। ओके, तो ये बोन्स से रिलेटेड जो डिजीज होती है उससे रिलेटेड है फ्लोरोसिस। चलिए देखते हैं छठे प्रश्न की तरफ, और ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरीन इकोसिस्टम। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए पेपर है, बिल्कुल है, प्लांट एंड फूड वेस्ट है, बिल्कुल है, इंसेक्टिसाइड नहीं है, फूड एंड सेल्यूलोज है, वुड एंड सेल्यूलोज है, ये भी है। तो देखिए इंसेक्टिसाइड हुआ, उसके बाद पेस्टिसाइड्स हुआ, उसके बाद जो डीडीटी हुआ, ये सब जो है आपका बायोडिग्रेडेबल जो है नहीं होता है पोल्यूटेंट। ओके, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ, और आठवां प्रश्न ये है आपके सामने, इन एन इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस एज इट पासेस फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने जब इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इन्वायरमेंट में ये पढ़ा होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ जो कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में कि बोन फॉर्मेशन होगा इसका आंसर, लेकिन देखिए बोन फॉर्मेशन इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो आयोग ने भी दे रखा है वो होगा बोन फ्रैक्चर। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िएगा इंटरनेट पर या किसी बुक में, एनसीईआरटी वगैरह में यदि आपको दिखता है बोन फॉर्मेशन तो आप इसे जो है आपत्ति के लिए दे सकते हैं, पोर्टल जब ओपन होगा। देखिए ग्रीन मफलर, 10वां प्रश्न, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ। तो देखिए ग्रीन मफलर जो है ये नॉइज पोल्यूशन के लिए है, ठीक है, ये एक टेक्निक है, ग्रीन मफलर जो है एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि डिक्रीज करते हैं नॉइज पोल्यूशन को। और ये डिक्रीज कैसे करते हैं, तो प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन करते हैं। और मान लीजिए कि 4-5 रो बना दिए और इसमें मतलब कि हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, तो इससे क्या होता है कि नॉइज पोल्यूशन डिक्रीज होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग ग्रीन मफलर, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न जो है ये रहा, Which district in Madhya Pradesh showed the highest improvement in the multi-dimensional poverty as per as the report of Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission 2023। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर। देखते हैं अगला, हाउ डिड, ये सब देखिए स्टेट वाले प्रश्न है, ठीक है, मध्य प्रदेश से जो प्रश्न आते हैं वो वाले प्रश्न है, तो आपको इससे जो जीएस है उसको भी मजबूत करना पड़ता है। हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन द असेसमेंट ऑफ स्टेट्स फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस एक्शन प्लान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो देखिए ये जो है आपको अचीवर्स की कैटेगरी में रखा गया है मध्य प्रदेश को। क्यों टॉप अचीवर्स में इसको नहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो ये अचीवर्स की कैटेगरी में है। और यदि अब बात करूं कि टॉप अचीवर्स में कौन कौन सा है, तो देखिए टॉप अचीवर्स में हो जाता है गुजरात या फिर हरियाणा, ठीक है, ये सब जो होता है टॉप अचीवर्स में होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 13वां देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन ऑर्डर ऑफ देयर डेसिनियल पॉपुलेशन, मतलब कि 10 वर्षों का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 2001 से 11 एज पर द 2011 सेंसस, अरेंज फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट में सबसे कम जो है देखिए अनूपपुर का ही है, तो अनूपपुर जो है ये 2 में दे रखा है। ओके, उसके बाद जो है बेटुल है, तो आंसर जो हो जाएगा करेक्ट यही हो जाएगा। उसके बाद जो है वो छिंदवाड़ा है और फिर मंदसौर है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 14वें प्रश्न की तरफ, और ये करेक्ट आंसर उसका यही हो जाएगा। 14वां प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ
सत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, तो ये स्कीम रिलेटेड है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, तो सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट एंड वर्किंग कैपिटल फॉर द न्यू इंडस्ट्री बिजनेस टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी बेनिफिशियरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 15वां, विच सिटी इन द मध्य प्रदेश हैज द क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एलाइड प्रोडक्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। देखते हैं 16वां प्रश्न, और 16वां प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द हाई कोर्ट जज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62। देखिए कुछ बुक्स में जो है वो 60 दिया होगा, लेकिन जो अपडेट 1963 के बाद जो है ये 1963 में ही इस एज को बढ़ा के 62 कर दिया गया था। और यदि मैं बात करूं कि जो मैक्सिमम एज लिमिट सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का, तो ये जो है ये है 65। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 62 ईयर्स, ऑप्शन बी। वाई विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्यूनिसिपल लॉ बिन अपडेटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74। ठीक है, 74th अमेंडमेंट है, और ये 74th अमेंडमेंट के बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हु वॉज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आप सभी जानते हैं यदि मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ तो लॉर्ड रिपन ही हैं जो 1882 में ही मतलब कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर आए थे इन्होंने, और इस चीज़ को कहा जाता है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का मैग्ना कार्टा। आपने पॉलिटी में मैग्ना कार्टा पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इन द स्टेट, ठीक है, तो एक स्टेट में मतलब कि कौन डिसाइड करता है, तो ये जो है ये स्पीकर डिसाइड करते हैं विधानसभा के। चलिए देख लेते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज से ही ये प्रश्न भी आ रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल जो ईयर था मतलब कि टाइम पीरियड था वो था 1956 से जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1967 तक। ठीक है, आप लोग रीचेक करके एक बार बताइएगा जरूर कमेंट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो एक्सपेंस की बात होती है वो होती है आर्टिकल 322 में। ठीक है, 322 में देखिए एक एक आर्टिकल जो है आपको देखना जरूरी है। आर्टिकल 320 जो है वो है फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन बता रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शन के बारे में बता रहा है। 321 जो है ये बता रहा है आपके पावर टू एक्सटेंड द फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शन को एक्सटेंड करना रहता है तो उसके लिए ये आर्टिकल 321 है। ओके, आर्टिकल 323 जो है वो आपको बात करता है एक कोई भी रिपोर्ट जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आता है उसके बारे में। तो जितने भी जो है यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है आर्टिकल, वो आर्टिकल जो है आप लोगों को मैं एक बार बता दूं तो 315 से लेके 323 तक जो आर्टिकल होते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड होते हैं। आप लोग इसको एक कॉपी में लिखकर एक अच्छे तरीके से लिस्टेड कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। When was the new institutions नीति आयोग constituted in the place of planning commission? तो एक बेसिक सा प्रश्न है, समझे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। ओके, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर सी रंगराजन जो है, रंगराजन कमेटी के तौर पे इनका मतलब कि नाम बहुत फेमस है। और यदि अभी बात किया जाए कि जो 15वां जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन कौन है, तो आप बताइए। इनके चेयरमैन जो हैं वो हैं एनके सिंह। ठीक है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं ये, तो आप इतना याद रखने वाली चीज़ है इसमें। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सी रंगराजन। देखिए 24वां देखते हैं। द फूड प्रिवेंशन कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर ये जो है मतलब कि फूड प्रिवेंशन कमीशन का गठन हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ओके, चलिए देखते हैं। द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आर स्पेसिफाइड इन, तो जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनका फंक्शन
किस में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन जो है 10 में है, नेशनल कमीशन ऑफ द वुमेन एक्ट 1990। तो देखिए जो 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 सेक्शन है 12, 15, 10, 3, इन सब को आपको रटना भी जरूरी है, क्योंकि हर मैगजीन में और हर करंट अफेयर में आपको ये पूछा ही जाता है। चलिए देख लेते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर कौन सा एक राइट है जो मतलब कि इसमें आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। यहाँ नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है ना, तो कौन सा नहीं है, तो राइट रिलेटेड टू एजुकेशन, ये नहीं है। ठीक है, आप 4 जो है टोटल राइट हैं। एक तो हो गया आपका देखिए राइट रिलेटेड टू इक्वलिटी, ये बिल्कुल सही है। राइट रिलेटेड टू लाइफ, ये भी सही है। राइट रिलेटेड टू लिबर्टी, ये भी सही है। और एक और है आपका जो चौथा है आपका डिग्निटी को लेकर आपका राइट, ठीक है, वो आपको इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर आता है। चलिए देख लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर अदर देन द चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मेंबर और होते हैं, चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन को छोड़कर। ठीक है, और ये फुल टाइम मेंबर होते हैं ये सब। ठीक है, और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कि CAG भी बोलते हैं, कैग ऑफ द इंडिया कैन होल्ड हिज ऑफिस फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो एक बेसिक सा प्रश्न है, बेसिक सा यदि आपने मतलब कि 1 लाइनर भी पढ़ा होगा पॉलिटी में तो आप जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ईयर, और एक और टर्म एंड कंडीशन रहता है अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और यदि बात किया जाए कि ये जो कैग है ये किस आर्टिकल में आपका जिक्र किया है, तो ये 148 आर्टिकल 148 में आपका जिक्र मिलता है कैग का। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, उनके टाइटल में मुर्मू लगा हुआ है, जो कि हम लोग बात करते हैं देयर आर 2 मुर्मू इन इंडिया। ठीक है, पहला तो राष्ट्रपति हो गया हम लोगों का, राष्ट्रपति जी हो गई, और जो दूसरी हो गई हमारा ये कैग हो गया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है फुल। ठीक है, ये है अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, NGT हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये जो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और यदि पूछ दिया जाए कि ये स्टेबलाइज्ड कब हुआ था, तो ये इस 2010 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या करता है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये काम करता है। यदि कहीं पर भी उल्लंघन होता है पोल्यूशन को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर, तो ये अपना कदम तुरंत बढ़ाता है और उस पर फाइन लगाता है या फिर जो भी वार्निंग देना होता है वो देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की तरफ। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन जुलाई 2000 to review the civil service examination under the chairmanship of, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। ठीक है, ये भी एक प्रोमिनेंट एक मतलब कि पर्सन है। चलिए बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ, और 31वें प्रश्न ये रहा आपके सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, और क्योंकि इस प्रश्न में कुछ जो कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली होगा, लेकिन दिल्ली नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। ये इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका जयपुर। ठीक है, क्योंकि आयोग ने भी माना है कि इसका करेक्ट आंसर जयपुर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, तो देखिए ये एक हार्ड प्रश्न है, क्योंकि देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में अब लोगों को याद रहना बहुत मतलब मुश्किल है, तो किसको ही याद रहता है ये, तो इसका जो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन मैंने भी छोड़ा था। विच प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। ठीक है, तो ये याद रह सकता है, 2022 का न्यूज़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शरद कमल। ठीक है, शरद कमल क्या खेलते हैं, तो ये टेबल टेनिस। ओके, तो इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद देखते हैं हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2023 इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री श्रीनिवास वर्धन। ठीक है,
ये एक इंडो अमेरिकन बोल सकते हैं, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो इनको मिला है पद्म विभूषण 2023, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल जो साइंस है वो सही है, नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो है ये सिकंदराबाद में है, ये भी बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज ये मुंबई में है, ये गलत है, ठीक है, ये मुंबई में नहीं है, ठीक है, ये मैसूर में है, मैसूर कर्नाटका में है। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बेंगलुरु में है, जिसको IISc भी बोला जाता है, ठीक है। तो 35 का यहाँ हो गया। 36 देख लेते हैं। इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच विथ विच कंट्री एंड इन विच ईयर, ठीक है। तो ये दो चीज पूछा है, ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है क्रिकेट का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड 1974 में खेला था इंडिया के साथ, ठीक है, आपका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। देखते हैं 37, फ्रॉम विच ईयर डिड द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून इन द एज द इंटरनेशनल योगा डे, एज मतलब इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर 21 जून को ये मनाया जाता है। और कब से शुरुआत हुई थी, तो ये सभी जानते हैं, ये लगभग 2015 से शुरुआत हुई थी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजू, ठीक है। तो ये जो थी पहली इंडिया जो वुमेन है, ये 10,000 फीट से जो है छलांग मारी थी, इसी को स्काई डाइवर कहते हैं, ठीक है। बर्फ के तूफानी जो रेस में इन्होंने शामिल हुआ था, ऊपर से छलांग मारा था इन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट नोन एज द स्टील मैन ऑफ इंडिया, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं जमशेदजी ईरानी को कहा जाता है, ओके। उसके बाद देखते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 वाज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री, ओके, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ये मिला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ओके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 41वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है। एक प्रोक्योरमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, जहां से खरीदा जाता है कुछ या फिर बेचा जाता है कुछ। तो ये देखिए एमपी टेंडर है, तो टेंडर है, टेंडर मतलब आप जानते ही हैं कि कुछ खरीदना या कुछ मतलब कि बेचना। GEM भी मतलब कि है ही। MP ऑनलाइन ये नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा MP ऑनलाइन। और MPLUN, देखिए LUN का मतलब सिंपल होता है लघु उद्योग निगम, ओके। तो ये भी एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी मतलब कि प्रोक्योरमेंट का काम चलता है, यहाँ पर भी प्रोक्योरमेंट का काम चलता है। और MP टेंडर्स में भी प्रोक्योरमेंट का काम चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MP ऑनलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूज टेलीफोन लाइन्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DSL, ओके। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हो गया आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ओके, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। केबल नहीं है आपका, फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है, सैटेलाइट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं 43rd नंबर प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या है, तो एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, ठीक है, ये है। लिमिटेड रीच, नो, अनलिमिटेड रीच है, इनफाइनाइट रीच भी बोल सकते हैं आप। इनएबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस, गलत एबिलिटी है ये, पर्सनलाइज आप कुछ भी अपने मन से खरीद सकते हैं। हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, नो, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट होता है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7, ठीक है। देखते हैं 44वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व ट्रिकिंग यूजर्स इनटू द रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पिसिंग अटैक, ठीक है। पिसिंग से ही मतलब कि लोगों का ATM पिन ले लेना या फिर कुछ और मतलब कि ले लेना, इन सभी में होता है। उसके बाद SQL इंजेक्शन अटैक है, ये नहीं है। DOS अटैक है, ये भी नहीं है। नन ऑफ दी तो एवब होगा ही नहीं। विच ऑफ द पर्पस ऑफ द फायर
वॉल इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फायरवॉल क्या करता है, तो ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ नेटवर्क को। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं 46। तो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं आपको स्टार करके रखता हूं, क्योंकि हम लोग के द्वारा जो दिया गया है वो दिया गया है B2C, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। और जो दिया हुआ ये तो हम लोग की तरफ से दिया हुआ गलत है, लेकिन हम जो डी दिया हुआ है ये दिया हुआ है आयोग की तरफ से। तो मे भी इसमें देखना पड़ेगा कि ये इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। अभी फाइनल आंसर की आने के बाद हम लोग फिर से एक बार रीचेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट द सिंबल यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकोडिंग करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर याहू हो जाएगा जो वेब ब्राउजर नहीं है। ये तीनों ही वेब ब्राउजर हैं, लेकिन याहू जो है ये है वेब सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 49 में। चैट जीपीटी इज डेवलप्ड बाय। तो ये जो है ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और यदि आपसे कभी पूछ दिया जाए कि फुल फॉर्म जीपीटी का क्या है, तो ये हो जाएगा आपका जनरेटिव प्री ट्रेंड। ओके, पहले से ट्रेंड होता है आपके किसी भी सवाल को जवाब देने के लिए। और लास्ट में ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ये आप याद रखिएगा जीपीटी का फुल फॉर्म। चलिए देखते हैं 50वां प्रश्न। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन द सेकेंड जनरेटिव कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। देखिए वैक्यूम ट्यूब जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है यूज होता था। और VSLSI जो है इसका भी यदि आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो ये हो जाएगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, ये आप बताइएगा कमेंट में कि ये किस जनरेशन में यूज होता था, ठीक है। और नन ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर्स। चलिए देखते हैं 51वां प्रश्न। और 51वां प्रश्न पूछा है वेयर इज द तटीपक्का ऑयल रिफाइनरी जो है लोकेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और यदि पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो आप बताइएगा कि ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ये रिफाइनरी सेटअप कब हुआ था, तो ये 2001 में सेटअप हुआ था। ओके, इतना आप याद रखिएगा। इसमें ये जो PDF है इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और उस टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज नियर गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो गाजा स्ट्रिप के पास आप जानते ही हैं कि मेडिटेरियन सी है। आप लोगों को मैप में भी मतलब कि थोड़ा एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मैप में भी विशेष ध्यान आप लोग दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पूछा है 53वां में प्लेस दे रखा है और दूसरी तरफ स्टेट दे रखा है। तो देखिए बैला दिला जो है वो आपका है आपका छत्तीसगढ़ में, तो एक का जो है वो आपका हो जाएगा सी। तो देख लेते हैं कि एक का सी कौन सा है, तो यहाँ पर 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अगले तरफ। ये जो केंदुझाड़ है, ये जो है केंदुझाड़, ये जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। तो 2 का ए, तो 2 का ए भी यहाँ पर देखिए मैच कर गया है। चलिए देख लेते हैं बालाघाट। बालाघाट आप जानते ही हैं, बालाघाट है आपका मध्य प्रदेश में। तो आपका थर्ड जो है, थर्ड का हो जाएगा डी, तो थर्ड का जो हो जाएगा डी, ये हो गया। और यहाँ पर बी दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो कुद्रेमुख है, तो कुद्रेमुख हो गया आपका कर्नाटका में। ओके, तो ये यहाँ पर हो गया। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, 53rd का। चलिए बढ़ते हैं 54वां प्रश्न की तरफ। और 54th जो प्रश्न है उसे हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डू नॉट कम अंडर डायस्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप बताइए। आपने यदि इस प्रश्न को किया है तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा है नॉट, ठीक है। तो देखिए ओरोजेनिक जो है वो है तो डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है, डायस्ट्रोफिज्म अर्थक्वेक भी है और प्लेट टेक्टोनिक भी है। देखिए डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। तो जो ये जो है आपका हेट्रोजेनिक, इसमें जो है
डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 55th का देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट टू लोएस्ट लिटरेसी रेट। सिंपल प्रश्न पूछा गया है 2011 के सेंसस से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले केरला होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर त्रिपुरा होगा, फिर गोवा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज नोन फॉर ऑल चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ओके, आप लोग सभी जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस फ्रॉम द त्रिम्बक हिल इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के त्रिम्बक हिल से कौन सा रिवर का उद्गम है, यहाँ पूछा है। तो ये बैतरना, ठीक हो जाएगा। ये बैतरना है कहाँ पर, तो ये गोदावरी का ही ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी जहाँ फ्लो करती है उसके बगल से ही ये निकलती है। चलिए देखते हैं 58th नंबर प्रश्न। मैच द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड्स। तो एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है और दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, या जो टाइगर रिजर्व हो गया, ये सभी जो है इन्वायरमेंट में या फिर करंट अफेयर्स में बहुत मतलब कि किसी भी एग्जाम में ये पूछना तो मतलब कि लाजमी है, ठीक है। तो आप एकदम ये 100% श्योर करके जाइए कि इसे पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए इसको रटना भी जरूरी है। और इसे हर दिन आप यदि प्रयास करें एक एक करके याद करने का, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो देखिए नॉकरेक जो है सभी जानते हैं कि ये मेघालय में पड़ता है। उसके बाद मानस जो है ये आप लोग भी जब सभी जानते हैं कि असम में पड़ता है। सिंपलीफाल जो है ये पड़ता है उड़ीसा में, और शेषाचलम जो पड़ता है ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा, 1 का बी देखिए, 1 का बी और 2 का डी हो गया आपका, ठीक है, 3 का ए हो गया आपका और 4 का जो है आपका सी हो गया आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेओसे इदाहो, जो यूएसए में ये प्लेस है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन, ठीक है। मोलासिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को, ठीक है, मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम 61वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन विच सेशन वाज द कांग्रेस डिवाइडेड इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो कौन से सेशन में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हुए थे, तो ये सूरत वाले सेशन में हुए थे, और ये सेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। आप लोग कंफर्म एक बार बताइएगा 1907 या इसके बाद हुआ है। In the year 1948, which state came into the existence after the merger of बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंध्य प्रदेश। ओके, विंध्य प्रदेश। हाउ मेनी प्रिंसिपलिटीज वेयर merged in the सौराष्ट्र संघ इन 15th February, ठीक है, इन 1948। यही पूछा है, तो 2022 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 64वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म पाकिस्तान या वर्ड पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो नाम है वो किन्होंने पहले मतलब कि शुरू की थी, या जिन्होंने मतलब कि इनको स्थापत्य किया था एक तरह से वर्ड को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है। और ये जो है 1933 में एक्चुअली एक पैम्पलेट निकाला गया था, ठीक है। तो उसमें ही मतलब कि इस टर्म का यूज हुआ था पाकिस्तान का, एक पैम्पलेट में ही मतलब कि लिख दिया गया था सिंपल। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ कांग्रेस। कौन सा जो है डिमांड नहीं था कांग्रेस का, तो देखिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो दिमाग था, ठीक है, इसलिए ये अभी आंसर नहीं होगा। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल, ये भी सही है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये भी सही है, ठीक है, ये सब डिमांड था। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नॉट, तो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है ये डिमांड जो है नहीं था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए देखते हैं 66th नंबर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द गणेश महोत्सव इन महाराष्ट्र, ठीक है, गणेश उत्सव या गणेश महोत्सव इन महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। आप सभी जानते हैं ये एक बेसिक सा प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 67th नंबर प्रश्न ये है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द नादिर शाह इन्वेड इंडिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी बुक में दिया हुआ है 1738,
तो किसी बुक में दिया हुआ है 1739, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपत्ति जो है कुछ स्टूडेंट जाहिर करें, तो लेकिन जो आयोग की तरफ से दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1739, ओके। तो आप इसे ही रेफरेंस माने, और यदि किसी एनसीईआरटी में 1738 दिया है तो आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें संपर्क करके आप बता सकते हैं। मैं जो है उसे मतलब कि कोट करूंगा जब भी एडिट का ऑप्शन या मतलब कि आपत्ति मतलब कि करने के लिए आयोग समय देगा। चलिए देख लेते हैं 68वां, और 68वां बोल रहा है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ठीक है, आर्य मंजूश्री मूल कल्प इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये पूछा गया है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महायान, ठीक है, महायान से रिलेटेड है ये। चलिए देख लेते हैं 69वां, 69th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस गिवन बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, कौन से ईयर में ये था? तो आप सभी जानते हैं कि 1835, ठीक है, 1835 में ये फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया था। एक अच्छा मतलब कि कदम था ये। आफ्टर कंक्वेरिंग द साकाज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो सिल्वर के कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले गोल्ड का इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ये थे इंडो ग्रीक, ओके, याद रखिएगा, इंडो ग्रीक ही थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस सबसे पहले किया था इंडिया में। चलिए देखते हैं, विच पोजीशन डिड द मध्य प्रदेश होल्ड इन द कॉपर प्रोडक्शन इन द इंडिया ड्यूरिंग द 2021 और 2022 सेशन, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, मतलब कि ये लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ मध्य प्रदेश फ्लो इन द 3 स्टेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माही। तो देखिए माही जो है वो एमपी से तो निकलती है, और एमपी से निकलने के बाद ये राजस्थान में जाती है, और फिर राजस्थान में जाने के बाद ये गुजरात में जाती है, और फिर गुजरात के बाद जो है वो अरेबियन सी में मतलब कि मिल जाती है, ठीक है। तो इसका माउथ जो है वो अरेबियन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है, यहाँ पूछा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी में अक्सर जो है अभ्यर्थी गलती करते हैं। ब्लैक सॉइल जो है इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, ये तो बिल्कुल सही है जी। ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब कि ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, ये बिल्कुल गलत है। सैंड कंटेंट मतलब कि बहुत लो होता है ब्लैक सॉइल में। इट स्ट्रक्चर इज क्लोडिस बट ओकेजनली फ्राइबल, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक्स है आपका ज्योग्राफी में, यदि आपने सॉइल पढ़ा होगा। पूर्णा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पूछ रहा है, ठीक है। तो PURNA पूर्णा रिवर है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिब्यूटरी है ताप्ती की, और ताप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी जो है ये होगी आपका नर्मदा की, ठीक है। चलिए 75th में, तो बीजागढ़ हिल इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, ठीक है। तो जो जितने भी माउंटेन रेंज यहाँ पर दिए हुए हैं, सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर, महादेव, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सतपुड़ा रेंज में ही जो है बीजागढ़ हिल सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा है नॉट, तो द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्रॉपिकल, ये सही है। द स्टेट कम्स अंडर द मॉनसून क्लाइमेट, ये भी सही है। टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, ये देखिए गलत है ये। उसके बाद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट, ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है वो ट्रॉपिक टेम्परेट क्लाइमेट नहीं होता है साउथर्न पार्ट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 78 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन द चचाई इन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमरकंटक पावर स्टेशन, ठीक है। ये थर्मल पावर स्टेशन है यहाँ पर। 79th देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रोडवेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू बेसिक रोड्स स्टैटिस्टिक्स 2018-19। देखिए एक हार्ड प्रश्न है, बहुत पीछे का थोड़ा सा आंकड़ा है, इसलिए थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इज मोर देन 8000 किलोमीटर, और यहाँ पूछा है क्या
कि नॉट पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। द लेंथ ऑफ द स्टेट हाईवे इज मोर देन 11,000 किलोमीटर, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोड जो है उसका 15,000 से मोर है, ये भी बिल्कुल सही है। दिस स्टेट रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन द रोड डेंसिटी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रोड डेंसिटी के मामले में सबसे पहला स्टेट कौन सा आता है, ठीक है। मैं ये आपको छोड़ रहा हूँ, बहुत कम प्रश्न आपसे पूछा हूँ, ठीक है। देखते हैं आसिफा, इन द ईयर 2020 which of the following district hold the first position in the production of cotton in मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरगोन, ओके। चलिए देखते हैं अब 81 नंबर प्रश्न, और ये पूछ रहा है कि द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में आपको पढ़ना बहुत नेसेसरी है पॉलिटी में। चलिए देख लेते हैं। तो मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं, ये कंसिस्ट नहीं करता है जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का। मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, हाँ, ये दोनों ही होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ डीपीएसपी से प्रश्न पूछा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज are explained in the part 4A of the Indian Constitution. The system has been taken from the Constitution of the which country, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि डीपीएसपी जो है जो पार्ट 4A में किया गया है। देखिए यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर अभी नहीं होगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं गलत मानता हूँ, और क्योंकि ये प्रश्न गलत है, जो आयोग ने है उसका आंसर आयरलैंड दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में तो है, लेकिन पार्ट 4A में नहीं है, तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसी कारण से ये जो मतलब प्रश्न है ये गलत है, और यदि ये गलत होता है तो जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको +2 मार्क्स जरूर मिलेंगे। और यदि मैं एक चीज़ की बात करूं तो यहाँ पर डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पड़ता है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, और ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं 83rd, द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पार्लियामेंट जो है फॉलोइंग किससे फॉर्म्ड होता है, तो देख लेते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। देखिए ये बिल्कुल सही होगा, यहाँ यदि ++ लगा दें आप तो ये बिल्कुल सही होगा, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 84th देख लेते हैं, व्हेन वाज द नबार्ड एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो नबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982, बिल्कुल आपको याद रखना है। और नबार्ड का जो आपका फुल फॉर्म है वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, ये याद रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड। यहाँ देखिए 2 प्रश्न पूछ गया है, देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये याद रखना, किसी भी संगठन या जो भी इंस्टीट्यूशंस दिए हुए होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1990, ठीक है। और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपका लखनऊ में, ओके, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1980, तो आप याद रखिएगा ये 6 बैंक थे। चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो पहला जो था वो था विजया बैंक, दूसरा जो था आपका PNN सिद्ध, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, विजया बैंक। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। थर्ड में था आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, फोर्थ में था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिफ्थ में था आपका कॉरपोरेशन बैंक, और सिक्स्थ में जो था वो था आंध्रा बैंक। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ये जो 6 बैंक थे इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में, ओके। चलिए बढ़ते हैं 87वें नंबर प्रश्न की तरफ। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकम द फंडामेंटल राइट, ठीक है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 86th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, और ये 2002 में जो है पारित किया गया था। यहाँ पर से हम शुरू से कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, ये जो है इसका मतलब कि ये आया था 1951 में। उसके बाद दे रखा है 42nd, ओके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था 1976 में। इसके बाद दे रखा है 44th, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं और याद रखना बहुत जरूरी भी है। देख सकते हैं प्रश्न आए हुए हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 1978 में आया था। ओके, तो ये आप ये चार चीज़ें याद रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हर एक प्रश्न को उससे जुड़े तथ्य को देखना जरूरी है, उससे जुड़े फैक्ट को देखना जरूरी है, उससे और थोड़ी गहराई में पढ़ना अब जरूरी हो चुका है। आर्टिकल 51 डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। करेंटली हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड, ठीक है, तो टोटल जो है 11 हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं टोटल, तो ये 6 हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा आप। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द टर्म सोशलिस्ट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल, ये तो सभी जानते हैं। आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कितना में, ये 1976 में। अभी बताया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952, उसके बाद सेकंड 1951, और ये जो सेकंड हुआ था, ठीक है, 1952 में। उसके बाद जो 44th है, 44th जो है ये है 1978 में, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा ये सब जो है ईयर आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड, ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान उसको कहते थे। उसी के तहत मतलब कि ये हुआ था 1946 में ये आया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था। और 7 कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। इसको आपको ये सब चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर एक जो है जैसा कि एमपीपीएससी का देखा जा रहा है, तो ये तो फैक्ट बेसिस ही पूछा है। ये मतलब कुछ डायनेमिक कुछ ऐसा प्रश्न है नहीं, ठीक है। एक इजी सा प्रश्न है जो कि मतलब आप वन लाइनर पढ़कर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, भीमा नायक वाज रिलेटेड टू विच प्रिंसली स्टेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वड़वानी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हेन डिड ट्राइबल लीडर सीताराम कन्वर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई भीराला ज्वाइन द एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका 1857। ओके, चलिए देख लेते हैं। विच फोल्क डांस इज प्रिवलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरिया ऑफ सागर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोनी डांस। ओके, इसका मोनी डांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 94th। विच अदर नेम वाज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन, ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुरी। विच फेमस हुज फेमस लिटरेसी वर्क इज मुकुल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का एक जो नया है मतलब मुकुल नाम का लिटरेरी वर्क है। देख लेते हैं। नोहदोड़ा ऑर्नामेंटेशन मेड ऑफ द क्ले इन द वॉल ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब, तो ये गोंड ट्राइब हो जाएगा, बहुत फेमस ट्राइब है ये। विच इज द हिस्टोरिकल मतंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाजुराहो में, ठीक है, खाजुराहो में ये टेम्पल सिचुएटेड है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हुज फेमस वर्क इज रामचंद्रिका, तो रामचंद्रिका किनका फेमस जो है एक काम है, तो ये केशवदास है, ठीक है, केशवदास जी का मतलब कि ये रचना है। ऑन होम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट 2 काव्य, एक है आपका प्राण अर्पण और दूसरा जो है ये है आत्मोत्सर्गा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी जी, ठीक है। 100वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। व्हेन डिड द थोना लुहारी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट टेक्स प्लेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1939, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है पूरा का पूरा एमपीपीएससी का प्री का जो है हम लोगों ने एक एक करके प्रश्न को देख लिया, और जो जिस 2-3 प्रश्न में डाउट थे या फिर एक का तो क्वेश्चन ही गलत है, तो हम लोग देखते हैं कि आयोग की तरफ से क्या जवाब रहता है और
एमपीपीएससी का इस बार का जो पेपर है एक इजी टू मॉडरेट में हम कह सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो कट ऑफ जो है आप मान कर रहिए कि हाई ही जाने वाला है, लो तो नहीं जाएगा कट ऑफ। तो यदि मतलब कि आपका एक अच्छा सा स्कोर हो रहा है तो आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये डिस्कशन अभी अच्छा लगा है, ठीक है, यदि आपको ये डिस्कशन अभी अच्छा लगा है और 17 तारीख को जो प्री का एग्ज़ाम आपने दिया था तो उसको भी मतलब कि यदि आपने एक अच्छा नंबर से क्वालिफाई कर दिया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को। और एमपीपीएससी से जुड़े जो हैं जितने भी अभी वीडियो आने वाले हैं, लाइक मतलब कि मेंस को रिलेटेड जितने भी वीडियो आने वाले हैं तो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को जरूर दबाएं। और चलिए हम लोग यहाँ पर अंत करते हैं इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि मतलब कि अब मेंस से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होगा हम लोग उसे करेंगे। और मेंस के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।